नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर अपनी ये मुलाकात जिसमें आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम संदर्भ की, अंतिम जानकारियों की, और उसके बाद अगला स्टेप आ जाएगा वैदिक सभ्यता। चलिए बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लगभग समस्त बातचीत हो चुकी है। 2-3 विषय हैं जिन पर हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है। सबसे पहले बात करनी है अन्य स्थल। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन से स्थल हैं, कौन सा स्थल कहाँ पर है, तो उसके संदर्भ में जो मुख्य स्थल हैं जहाँ से मुख्य अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, अफगानिस्तान में इस सभ्यता से संबंधित 2 स्थल मिले हैं, मुंडेगाक और शोरतुगोई। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हिंदू कुश के उत्तर में कौन कौन से स्थल मिले हैं, तो आपको ध्यान रखना है मुंडेगाक और शोरतुगोई, जो वर्तमान अफगानिस्तान में लोकेटेड है। इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान के स्थलों की। पाकिस्तान के स्थलों को हम 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से 3 भागों में? एक तो सिंध प्रांत के स्थल, एक पंजाब के स्थल जो विभाजन के बाद पाकिस्तान के पास पंजाब का क्षेत्र है वहां के स्थल, और उसके अलावा बलूचिस्तान के स्थल। तो देखिए वैसे बहुत मिक्सअप हो जाता है, थोड़ा सा शब्दों को पकड़ने की कोशिश हम लोग करते हैं। सिंध प्रांत में जो स्थल मिले हैं उनमें आपको एक ध्वनि सुनाई देगी, दड़ो, मोहनजोदड़ो, जुदेर जोदड़ो, लोहम जोदड़ो, चनहूदड़ो। अगर आप देखेंगे तो ये सारा आपको एक जैसा दिखाई देगा। नामों से बोलने से आपको लगेगा कि ये एक जैसी ध्वनियां ही यहाँ पर सुनाई दे रही है। इसके अलावा भारोवा रोदड़ो, मुझे लगता है यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? सिंध में। और सिंध का प्रतिनिधित्व कौन सा स्थान करता है? तो मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से मिलते जुलते जितने भी नाम है वो कहाँ पर है? वो सिंध में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसके अलावा 2-3 नाम और हमें इसके अंदर एडिट कर लेने हैं। कोट दीजी है, आमरी है। कोट दीजी के बारे में हमने बात की थी, आपको ध्यान होगा कि 2 बार अग्निकांड के प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं। आमरी है। इसके अलावा यहाँ पर जो मुख्य स्थल है वो है अली मुराद। अली मुराद को आपको बताएं एक ग्रामीण बस्ती के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की ग्रामीण बस्ती के रूप में किसे जाना जाता है? अली मुराद को जाना जाता है। तो ये भी हम यहाँ पर अपने आप में समाहित कर सकते हैं। तो ये सारे स्थल जो हैं ये कहाँ से प्राप्त हैं? ये सारे स्थल प्राप्त हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत से। इसके बाद चलते हैं पंजाब में, और पंजाब में हमारी बातचीत को स्टार्ट करने का क्रम होगा। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? हड़प्पा की करेंगे, क्योंकि रावी नदी के तट पर पंजाब प्रांत में इसकी प्राप्ति हुई। इस स्थल पर हमें सिंधु घाटी के अवशेषों की प्राप्ति हुई। अब हड़प्पा इनका नेतृत्व कर रहा है। और इसके अलावा कुछ मोमडन नेम्स जो आपको थोड़ा सा एक क्लू के तौर पर देखना है। डेरा इस्माइल खां, रहमान ढीरी। यदि आप बोल के देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक्जैक्टली लगेगा कि कुछ मोमडन नेम्स हैं, और वो कहाँ पर हैं? वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और जलीलपुर, ये सारे स्थल जो हैं ये पंजाब प्रांत में। चलिए अब बात करते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में एक तो आपको याद होगा सुत कांगे डोर या सुत कजेन डोर, एक सोतका कोहो, शादीपुर नदी के तट पर है, बहुत फेमस है। और इसके अलावा बालाकोट, याद आता होगा आपको, बालाकोट आपको बताया था सीप उद्योग का प्रमुख केंद्र था। और इसके अलावा डाबरकोट। तो आपको मतलब इनका कहीं ना कहीं एक पहला स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ना है कि सिंध में मोहनजोदड़ो है तो उससे मिलते जुलते नाम आ जाएंगे।
और पंजाब में हड़प्पा है, तो हड़प्पा के साथ आपको मॉडर्न नेम्स को पकड़ने की कोशिश करनी है। डेरा इस्माइल खां, रहमान डेरी, जो बिल्कुल स्पष्ट मॉडर्न नेम्स दिखाई देते हैं। और बलूचिस्तान के अंदर सूत कांगेडोर, सूत का वो एक जैसे हैं। और आपको ध्यान रखना है कि लंबे लंबे कोट पाकिस्तान में ही पहने जाते हैं, तो बालाकोट और डाबरकोट दोनों को एक साथ अटैच करना है। बालाकोट और डाबरकोट दोनों ही कहाँ पर हैं, तो ये बलूचिस्तान में। इस तरह से पाकिस्तान के मुख्य क्षेत्रों को हमें ऐसे याद कर लेना है। इसके बाद चलते हैं भारत के अन्य क्षेत्रों में। भारत के क्षेत्रों में वर्तमान भारत में JNK की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या था, मांडा। इसके बाद राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में कालीबंगा है, तरखान वाला डेरा, ये अन्य स्थल है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित माना जाता है। हरियाणा में चलिए, हरियाणा में हम पढ़ चुके हैं कुणाल, जो पढ़ चुके हैं उसी का पहले रिवीजन कर लें। कुणाल, राखी गढ़ी, मिताथल, कुणाल, राखी गढ़ी, मिताथल, बनावाली, झज्जर, ये सारे के सारे क्षेत्र जो हैं ये हरियाणा से संबंधित हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं पंजाब की। पंजाब जो वर्तमान भारत में है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है एक तो रोपड़, जिसका मूल नाम जो है वो रूपनगर है। इसके अलावा संगोल बहुत फेमस है। चक 86, क्या नाम ध्यान रखना है, चक 86, ये कहां पर है, ये भी पंजाब प्रांत में है। तो ये सब महत्वपूर्ण स्थल है। बाड़ा है इसके अलावा, इन स्थलों का आपको ध्यान रखना है। ये पंजाब में है, चक दे फट्टे पंजाब में है। इस तरह से आपको कुछ ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा स्थल जो हमें प्राप्त हुए थे वो कहाँ से, गुजरात से। गुजरात में कौन कौन से, गुजरात में चले आइए, लोथल, लोथल के अलावा प्रभास पाटन, रंगपुर, धौलावीरा, बताया था आपको प्रभास पाटन और रंगपुर जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के औरस पुत्र माने जाते हैं। इसके अलावा देसलपुर, मालवण, भगत राव, ये सभी स्थल जो हैं ये हमें ध्यान रखना है, गुजरात में है। इसके अलावा बात करनी है हमें उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, बड़ा गांव, हुलास, मांडी, मांडी की भी बात की थी हमने। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल, बड़ा गांव, हुलास। आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो वो बड़ा गांव है अपने आप में, और वहाँ हुलास है, लोगों में बड़ा रोमांच रहता है, बड़ा सेलिब्रेट करते हैं चीजों को। तो आलमगीरपुर, बड़ा गांव, हुलास, मांडी, ये सब कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है। और हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, और यहाँ पर आपको जो स्थल मिला है उसका नाम है दैमा। तो ये सारे मुख्य स्थल हो गए जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये गुंतासी, करोजती, ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये सारे स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न जो प्रांत हैं या देशों की बात करें वहां से प्राप्त हुए, इनका आपको ध्यान रखना है। आपसे प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा बलूचिस्तान का नहीं है, कौन सा पंजाब में प्राप्त है, कौन सा हरियाणा का है, रोपड़ कहाँ पर है, इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसको आपको समेकित कर लेना है, एक बार कोशिश करनी है। इन सारे स्थलों को यदि हम कर लेंगे तो हम निश्चित रूप से 4 ऑप्शन में क्वेश्चन सोल्व करने की स्थिति में होंगे। चलिए अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के शासन तंत्र संबंधी विचार।
शासन तंत्र संबंधी विचारों का मतलब क्या है कि जो शासन व्यवस्था वहां पर थी, क्योंकि हमने भी वहां पर डिस्कशन में ये कहा था कि इसे जनतंत्र भी माना जा सकता है, इसे कुलीन तंत्र भी माना जा सकता है, इसे राजतंत्र भी माना जा सकता है, इसे धर्मतंत्रीय शासन भी माना, थियोक्रेटिक भी माना जा सकता है। तो कौन सा शासन है, कौन सी शासन व्यवस्था, इस पर विभिन्न विचारधाराएं या विभिन्न इतिहासकारों के जो विचार है वो हम यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न हमसे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, पाशम महोदय जो है उन्होंने ये कहा है कि धर्मतंत्रीय शासन था, धर्मतंत्रीय शासन, थियोक्रेटिक रूलिंग था यहाँ पर, इस तरह का विचार व्यक्त किया। अगर व्हीलर की बात को स्वीकार किया जाए तो वो कहते हैं कि मध्यम वर्ग का जनतंत्रात्मक शासन, जनतंत्रात्मक का मतलब कहीं ना कहीं लोकतंत्र की संभावना व्यक्त की गई है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से अच्छी बिल्डिंग्स मिलती है, शांतिपूर्ण शासन व्यवस्था है, कहीं ना कहीं आज के परिप्रेक्ष्य को कॉपी करने की कोशिश हो सकती है, या हम कहें कि उसको हमने कॉपी किया है, उसी तरह का शासन लगभग आज देखने को मिल रहा है, उसी तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। तो एक समानता सी दिखाई देती है लोकतंत्रात्मक शासन के संदर्भ में। इसके बाद बात करते हैं मुख्य व्यक्तित्व में RS शर्मा, रामशरण शर्मा। इन्होंने ये कहा है कि व्यापारी या वणिक वर्ग का शासन रहा है। यदि आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रमाण हमें व्यापार के संबंध में प्राप्त होते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग ही शासन में मुख्य भूमिकाएं निभाता होगा या उनके द्वारा ही शासन को संचालित किया जाता होगा, और इस तरह की व्यवस्था की संभावना रामशरण शर्मा जी ने व्यक्त की है। और एक और मत पे हम बातचीत कर लेते हैं, फेयर सर्विस महोदय ये कहते हैं कि ये जो शासन था ये ग्राम शासन था, ग्राम प्रशासन द्वारा संचालित शासन। अगर अपने को कुछ याद होगा तो हमने ये बताया था कि फेयर सर्विस महोदय ये मानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो कहीं ना कहीं ग्रामीण बलूची संस्कृतियों से, सभ्यता से संबंधित रहे। तो उस ग्राम प्रशासन की ही यहाँ पर संकल्पना व्यक्त की गई है कि ग्राम प्रशासन द्वारा संचालित था, अर्थात ऐसा शासन व्यवस्था थी जहाँ पर लोकल बॉडी ही सारी चीजों को हैंडल करती थी। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा साम्राज्य था और उस साम्राज्य के माध्यम से, इनका मत है कि बहुत बड़ा साम्राज्य ना होकर ग्राम प्रशासन ही, जैसे चोल शासन में हम स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को देखते हैं, उस तरह की कुछ विचारधारा यहाँ फेयर सर्विस द्वारा व्यक्त की गई है। तो आपको ये चार मत कम से कम ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषम जी ने धर्मतंत्रीय शासन कहा है क्योंकि इनको पुरोहित वगैरह का, जो पुरोहित का मकान मिला है, पुरोहित की मूर्ति मिली है, ऐसा लगता है ताबीज मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं, तो कई धर्म प्रधान शासन की व्यवस्था हो सकती है, ऐसा लगता है इनको। व्हीलर महोदय जो है वो वर्तमान स्थिति को देखते हुए लोकतंत्र की तुलना वहां पर करते हैं कि वहां भी लोकतंत्रात्मक शासन संभवतः रहा हो। RS शर्मा व्यापारिक वर्ग के ज्यादा प्रमाण मिलते हैं, व्यापार की ज्यादा संभावनाएं मिलती हैं, तो ऐसा लगता है व्यापारी वर्ग ही अपनी सुविधा के हिसाब से अच्छा नगर निर्माण करता है, व्यवस्थाएं देता, इस तरह की संभावना व्यक्त की गई है। और फेयर सर्विस द्वारा कहा गया कि ग्राम प्रशासन द्वारा संचालित था। तो ये इस तरह के मत हमें ध्यान रखने हैं जो पेपर की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए अब चलते हैं बिल्कुल अंतिम संदर्भ पर, और ये अंतिम संदर्भ है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। प्रश्न पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे? देखिए पहले तो बात ये कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की बात निकल कर कहां से आई। अगर आप ये देखेंगे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है और इसके बाद का जो काल भारतीय इतिहास में है वो वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इन दोनों को एक कंपैरिजन में लेकर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्वरूप है वो नगरीकरण का है और वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पक्की ईंटों के मकान बनाते हैं और यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता है।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास लिपि है, वैदिक सभ्यता के लोगों के पास लेखन लिपि नहीं है। तो ध्यान रखना है, लिखने की लिपि संभवतः इनके पास नहीं है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पहले विकास ज्यादा है। ये देखिए, ये ज्यादा विकास की व्यवस्थाएं हैं, और वैदिक सभ्यता में जब आप जाते हैं तो ये व्यवस्था कहीं कम विकास को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये रेगुलर होता, सिंधु घाटी सभ्यता ही कंटिन्यू वैदिक सभ्यता में कन्वर्ट हो जाती, या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही वैदिक सभ्यता के लोग होते, तो निश्चित रूप से उनका नगर निर्माण, नगर नियोजन उतना ही अच्छा होता। चलिए, हो सकता है उनके पास संपन्नता का भाव हो गया हो, ग्रामीण व्यवस्थाएं हो गई हो, परंतु फिर भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया जा सकता था। और आप लेखन लिपि को नहीं भूल सकते। अगर आपको एक बार लिखना आता है तो डेफिनेटली आप उसको भूल नहीं सकते। चाहे शिक्षा की व्यवस्था पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाए शासन के द्वारा, तो भी आप अपनी संतान को लेखन लिपि से वंचित नहीं करेंगे, उसे आप जानकारी जरूर देंगे। तो इसका मतलब, जब ये लिपि को भूल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अलग हैं और वैदिक सभ्यता के लोग अलग हैं। और जब इनको आप अलग अलग मानेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये मानना पड़ेगा कि यहाँ पर इस सभ्यता का पतन हो गया, ये सभ्यता समाप्त हो गई और एक नई सभ्यता कहीं और से विकसित। इसका पतन निश्चित रूप से हुआ, और जब पतन हुआ है तो फिर कारणों पर प्रकाश डालना जरूरी है कि कौन कौन से कारण हैं जिससे हम तय कर सकते हैं कि इस सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, ये समाप्त हो गया। देखिए, बहुत सारे मतों में सबसे पहला मत जो स्वीकार किया जाता है वो आक्रमण का, और इस आक्रमण के मत को दिया है किसने? एक तो ध्यान रखना है, गार्डन चाइल्ड, एक व्हीलर। मुख्य रूप से तो दो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मत को हमारे सामने रखने की कोशिश की। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, ये दोनों ही ये मानते हैं कि इस सभ्यता का पतन आक्रमण से हुआ। इनसे पूछा गया प्रमाण क्या है, तो इन्होंने ये कहा कि मोहनजोदड़ो के एक मकान में बिखरे हुए अस्थि अवशेष मिले, और बिखरे हुए अस्थि अवशेषों में ऐसा लगता है कहीं किसी ने चोट पहुंचाई है। हड्डियां जो मिली हैं वहां पर चोट के ऐसे निशान हैं और कंकाल फैले हुए। और मोहनजोदड़ो में हम जब देखते हैं तो निश्चित रूप से एक कब्रिस्तान भी नहीं है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई अटैक हुआ होगा, कोई कब्रिस्तान में दफनाने वाला बचा ही नहीं होगा, सडन डेथ हुई होगी। इसको आधार मानकर गार्डन चाइल्ड और व्हीलर आक्रमण की बात को करते हैं। अब बात यह है कि आक्रमण किसने किया, तो व्हीलर महोदय से यदि हम बात को डिस्कस कराते हैं तो वो कहते हैं कि ये आर्यों का आक्रमण था। आर्यों का मतलब वैदिक सभ्यता के लोगों का आक्रमण था, और ये आक्रमण इंद्र ने किया। आपको इस बात का ध्यान रखना है, मत कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण इंद्र है, या इंद्र के आक्रमण से ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तो ये मत इंद्र के आक्रमण की बात को करने वाले कौन है? व्हीलर है। व्हीलर ने कहा है कि आर्यों ने आक्रमण किया और इंद्र इनका नेता था, और इस तरह से आक्रमण हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई, और उसकी जगह एक वैदिक सभ्यता, एक नई सभ्यता विकसित हो गई। अब भारतीय इतिहासकारों ने इसका बड़ा विरोध किया, तो ऐसा हो नहीं सकता है, इंद्र तो देवता है। तो व्हीलर ने कहा, जब इंद्र आपकी कहानियों में बार बार पृथ्वी पर आ सकते हैं तो फिर भी आ गए होंगे, उन्होंने कोई युद्ध लड़ा होगा, और इसी वजह से यदि इनकी बात को स्वीकार करें तो इन्होंने ये कहा कि इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का मतलब होता है नगरों या किलों को नष्ट करने वाला। और आपको बता दें, उस समय अगर हम इसको विश्लेषण में लेकर जाएं तो सिंधु घाटी सभ्यता ही ऐसी सभ्यता है जहां पर किलेबंदी भी है और ये नगरीकरण भी है। इसका मतलब जब आप इसको पुरंदर कहेंगे तो इसका मतलब क्या किया है? इंद्र ने आक्रमण किया है, इन नगरों और किलों को नष्ट किया है, और ये बात कहीं ना कहीं सही सिद्ध होती है। और एक और भी इफेक्ट यहाँ पर जोड़ सकते हैं कि जब ए की जगह रिप्लेस होकर बी आता है तो इसका मतलब बहुत चांसेस ये होते हैं कि बी ने ए को अटैक करके यहाँ से हटा दिया। इस तरह की संभावनाएं गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने दी है, और आक्रमण के मत को बहुत अधिक स्वीकार भी किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, इस मत को मोस्टली स्वीकार किया जाता है। यदि प्रथम मान्य मत तो यही है।
जिस तरह से मैं बहुत सिंपल उदाहरण में लेकर जाऊं आपको कि एक पेड़ पर 6 कबूतर बैठे हैं, आपने एक को गोली मार दी, क्या हो? तो भैया एक को गोली मारेंगे तो बाकी उड़ जाएंगे। तो ऐसी संभावना भी है कि आर्यों का आक्रमण हो सकता है कि मोहनजोदड़ो पर हुआ हो, कुछ क्षेत्रों पर हुआ हो, और उसके भय से बाकी सभ्यता के लोग भी यहाँ से चले गए हो, इसलिए आक्रमण के मत को सर्वाधिक स्वीकार किया जाता है। चलिए, दूसरा जो मत है वो है बाढ़ का। बाढ़ के बारे में एस.आर. राव मुख्य भूमिका में है, और एस.आर. राव का साथ देते हुए मार्शल भी यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं। जॉन मार्शल भी यहाँ पर स्वीकार करते हैं कि कहीं बाढ़ आई होगी जिसकी वजह से पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। अब नदियों के किनारे के क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावना तो है, पर क्या कश्मीर के क्षेत्र में भी बाढ़ आ जाएगी, क्या रेगिस्तान में भी बाढ़ आ जाएगी? बहुत कम संभावना है कि पूरे भारत में एक साथ बाढ़ आए, क्योंकि भारत का जो जलवायु प्रदेश देखें, ये अगर धरातलीय स्ट्रक्चर देखेंगे तो झुकाव की स्थिति में पूरे भारत में सभी स्थानों पर एक साथ बाढ़ की संभावना जनरली होती नहीं है। यहाँ पर प्रश्न उठ गया कि ये बात शायद सही नहीं हो, परंतु मार्शल का जो मत है वो इस वजह से, क्योंकि मार्शल ने ये कहा है कि उन्होंने जो देखा है, मोहनजोदड़ो में 7 स्तर है, 7 बार उजड़ा और बसा नगर कहते हैं बाढ़ के द्वारा, तो मार्शल ने उसको आधार बनाया। और एस.आर. राव, यदि आप देखेंगे तो एस.आर. राव किससे संबंधित है? ये संबंधित हैं लोथल से। और यदि आप लोथल में बंदरगाह है, पानी ही पानी है, तो वहां पर पानी की परतों के आपको अवशेष मिले होंगे, आपको लगता होगा यहाँ बाढ़ आई होगी, परंतु सभी स्थानों पर बाढ़ आई हो इसकी संभावना बहुत न्यून है। इसी तरह से अर्नेस्ट मैके भी इस मत का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। और आपको यदि ध्यान होगा तो अर्नेस्ट मैके का संबंध चनहूदड़ो से, और चनहूदड़ो भी व्यापारिक नगर है, वहां पर भी पानी के बहाव की परतें दिखाई दी होंगी, तो ऐसा लगा होगा कि बाढ़ आ सकती है, परंतु सब जगह बाढ़ आने की संभावना को हमेशा स्वीकार नहीं किया जा सकता। पर आपको ये ध्यान रखना है किस किसने मत दिया है, एस.आर. राव ने, जॉन मार्शल ने और अर्नेस्ट मैके ने, इन लोगों ने बाढ़ की संभावना को व्यक्त किया है, जिसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता। तीसरा जो मत है वो है जलवायु परिवर्तन का। और जलवायु परिवर्तन की जो बातचीत है ये की है R.L. स्टाइन और अमलानंद घोष। R.L. स्टाइन और अमलानंद घोष। R.L. स्टाइन ने सबसे पहले ये मत दिया है, उसके बाद अमलानंद घोष ने ये मत दिया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। अब इस मत को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की, और जब कालीबंगा की खोज आपने की है तो आप उदाहरण में ये कहते हैं कि जलवायु में बड़े परिवर्तन के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। किस तरह से? वो कहते हैं कि जहां पर टेथिस सागर था वहां थार का रेगिस्तान है, और यदि आप आज की तारीख में राजस्थान के जैसलमेर की जनघनत्व देखेंगे तो बहुत कम है, क्योंकि वहां इतना ज्यादा टेम्परेचर रहता है, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि लोग वहां से चले गए हैं, बहुत अलग जगह पर रहना पसंद करते हैं, वहां रहना पसंद नहीं करते हैं। तो अमलानंद घोष कहते हैं कि हो सकता है कि इतना ज्यादा परिवर्तन आ गया हो जलवायु में कि लोगों को यहाँ रहना सुटेबल नहीं रहा उनकी हेल्थ के हिसाब से, और इस वजह से उन्होंने यहाँ से जाना उचित समझा। तो यहाँ ये कारण बहुत स्वीकार किया जाता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि लोगों को सूट नहीं करेगा तो वो स्थान बदल लेंगे। तो इस तरह की संभावना जलवायु परिवर्तन की कौन कहेगा? अमलानंद घोष। देखिए, अटैच करना है, जैसे हमने यहाँ अटैच किया कि एस.आर. राव जब लोथल से संबंधित है तो पानी की परतें देखेंगे, और अमलानंद घोष जलवायु में परिवर्तन जब राजस्थान का देखते हैं तो वो इस तरह का विकल्प लेकर आए कि जलवायु में परिवर्तन की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। चलिए, चौथे मत की तरफ चले जाते हैं, और चौथा मत जो है वो महामारी का है। और महामारी के संदर्भ को कौन देगा? बहुत आसान सी बात है, KUR केनेडी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का एक ही डॉक्टर है, वो है KUR केनेडी। और अगर आप इनके मत को देखें तो ये वही व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हाइड्रोसिफोलिस बीमारी के बारे में जानकारियां दी, जिन्होंने मलेरिया के साक्ष्यों के बारे में जानकारी दी कि मोहनजोदड़ो में मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इन्होंने ये कहा है कि एक बड़ी महामारी फैली होगी, और इस महामारी की वजह से ही
सिंधु घाटी सभ्यता के समस्त लोगों की मृत्यु हो गई होगी और सभ्यता का पतन हो गया होगा। परंतु इनकी बात को 100% स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि आप इस तरह के मत को स्वीकार करेंगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जो शव मिलेंगे या कंकाल मिलेंगे वहां पर आपको हर वर्ग का एक बराबर सा ग्रुपिंग मिलेगा। कैसे कि अचानक महामारी से बच्चे बड़े सब बुजुर्ग सब एक साथ मर जाएंगे, और जब सब एक साथ मर जाएंगे तो सबकी एवरेज लगभग बराबर आएगी, परंतु ऐसा मिला नहीं है। जितने भी कंकाल मिले हैं, अगर आप उसको एक एवरेज में ले जाने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं, ऐसा लगता है कि एक उम्र के बाद ही लोगों की मृत्यु हुई है और महामारी की इतनी बड़ी क्षेत्र में, इतने बड़े क्षेत्र में आवागमन नहीं हो रहा है, उसके बाद इतनी बड़े क्षेत्र में एक महामारी के फैलने की संभावना को कम लोग स्वीकार करते हैं। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं। पांचवा हमारा जो मत है वो है प्रशासनिक शिथिलता का। और प्रशासनिक शिथिलता की बात को जॉन मार्शल ने व्यक्त किया कि पहले प्रशासन बहुत अच्छा था, बाद में प्रशासन खराब हो गया, इसलिए लोग यहाँ से चले गए होंगे। अब चले कितने गए होंगे, सब थोड़ा जाएंगे। जिनका प्रशासन खराब था वो तो वहीं रहेंगे ना, तो सब लोगों का चले जाना संभव नहीं है। तो ये वाली बात भी कहीं कम स्वीकार की जाती है। तो जॉन मार्शल के इस मत को भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। चलिए एक और मत की बात करते हैं। क्रमशः शुष्कीकरण। एम.आर. मुगल का ये मत है कि धीरे धीरे जलवायु में इस तरह का परिवर्तन हुआ, सूखा पड़ने लगा और नदियों में पानी की कमी हो गई, क्योंकि कुछ नदियां जो है वो हम देखते हैं अब वर्षा ऋतु में ही जल उपलब्ध कराती हैं। तो इस तरह के शुष्कीकरण की कोई प्रक्रिया हुई जिसकी वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। इनका ये मत है। इसके बाद बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण मत की, और वो हमारा है नदियों के मार्ग में परिवर्तन। नदियों के मार्ग में परिवर्तन। माधव स्वरूप वत्स D.F. डेल्स मुख्य रूप से ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने ये मत दिया कि नदियों का जो मार्ग था वो बदल गया और अचानक ऐसा कोई विशेष परिवर्तन आया पारिस्थितिकी में, कोई भूकंप जैसा आया या कुछ भी ऐसा पृथ्वी का उद्वेलन सा हुआ जिसकी वजह से नदियों ने मार्ग बदल दिया, और जब मार्ग बदल दिया तो लोग यहाँ से उठकर कहीं और चले गए। अब इस बात को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो 3-4 नदियां हो तो बहुत सारी नदियां हैं, सबने मार्ग बदल दिया। सब लोग इतनी दूर क्यों जाएंगे? मार्ग बदलने पर नदी अगर 5-10 किलोमीटर साइड में चेंज हो जाती है तो आदमी वहां चला जाएगा, बिल्कुल यहाँ से पूरी सभ्यता के लोग चले जाएंगे, इसकी संभावना नहीं है। और इसी से संबंधित एक और मत दिया गया है, सिंधु के मार्ग में परिवर्तन। लेम्बरिक का मत है ये। लेम्बरिक जैसा कि वो मानते हैं कि सिंधु नदी के आसपास ही ये पूरी सभ्यता कहीं संकेंद्रित थी, तो वो कहते हैं कि सिंधु के मार्ग में कोई परिवर्तन हो गया और इसकी वजह से लोगों को पानी की कमी हो गई खेती करने के लिए या अपने जीवन यापन करने के लिए, और इस वजह से वो यहाँ से चले गए, लोग यहाँ से माइग्रेट हो गए, कहीं और चले गए। इस मत को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो हमने बहुत सारे मतों की बात की, हमसे थोड़ा सा टफ लगता है एक बार के लिए कि कैसे याद किए जाएंगे, परंतु आपको यदि जोड़ के पढ़ेंगे कि व्हीलर क्या कहेंगे, व्हीलर कहेंगे कि इंद्र का अटैक हुआ होगा, आर्यों का आक्रमण हुआ होगा, एस.आर. राव लोथल से संबंधित है तो बाढ़ की बात कर सकते हैं, मार्शल भी बात कर सकते हैं इस तरह की, और जलवायु परिवर्तन की बात अमलानंद घोष राजस्थान को देखते हुए बात कर रहे होंगे। तो इस तरह से KUR केनेडी बहुत आसान सा मत है कि डॉक्टर यही है तो महामारी की बात यही करेंगे। तो इस तरह से हम इसे जोड़कर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इनको याद हो जाएगा। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, मैं समझता हूँ कि अब जब इतने सारी बातचीत हम कर चुके हैं तो कोई भी प्रश्न आए हम उसमें गलत नहीं जाएंगे। संभावना ये है कि हमारे जितना भी यहाँ पर बातचीत हुई है उसमें से ही प्रश्न हमसे पूछ लिया जाएगा, और यदि उससे
बाहर भी प्रश्न पूछा जाएगा। मान लीजिए इसके बाद का भी कोई मत इसके अंदर डाला जाता है, तो यदि आपको इतना पता होगा तो 4 ऑब्जेक्टिव में से आप छांट लेंगे कि कौन सा वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सारे मत यहाँ पर आपके सामने आए। अब प्रश्न वही उठता है कि भैया अब सबसे ज्यादा मान्य मत कौन सा है, तो आपको पता है सबसे ज्यादा मान्य मत हम यहाँ आक्रमण को ले सकते हैं कि आक्रमण की वजह से पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया हो, या हम इसमें जलवायु परिवर्तन वाले मत को भी महत्व दे सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ से कहीं और चले गए। फिर भी आप एक निश्चित मत को स्वीकार नहीं कर सकते। यहाँ पर एक कहानी के साथ हम इस टॉपिक को समाप्त कर लेते हैं। एक इतिहासकार ने लिखा है कि एक शाम मेरे मित्र मुझसे मिलने के लिए आए, और जब वो मिलने के लिए आए तो उनका बेटा घर पे अकेला था। अब वो आ गए तो बैठे, तो थोड़ी देर में दोनों ने शराब पीना शुरू कर दिया। नहीं पीना चाहिए, अब उनकी कहानी में है तो मैं आपको व्यक्त कर रहा हूँ। तो दोनों ने मिलकर शराब पी ली, और शराब पी ली तो थोड़ी ज़्यादा पी ली। ऐसे में बाहर देखा तो बारिश हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, और बारिश की वजह से जाने की स्थिति नहीं थी, पर फिर भी उन्हें जाना था क्योंकि बेटा अकेला था घर पर। चले गए मित्र, और जब गए तो पता लगा कि रास्ते में बारिश की वजह से उनकी जो कार थी उसकी लाइटें भी खराब हो गई। उसके अलावा उनकी जो कार थी उनके ब्रेक भी फेल हो गए, और जब ब्रेक भी फेल हो गए तो डेफिनेटली उनका एक्सीडेंट हो गया और व्यक्ति दुनिया से चला गया। अब वो कहते हैं कि वो मित्र चला गया, बट दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन फॉर मी, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ हिज डेथ? फाइंड आउट द ओनली वन रीजन ऑफ हिज डेथ। उसकी मृत्यु का एक कारण बताइए। अब बड़ा कंफ्यूजिंग है, कोई कहेगा शराब ज्यादा पिए, परंतु अगर ब्रेक फेल होते हैं तो साधारण व्यक्ति भी मृत्यु का घास हो सकता है। बहुत मुश्किल है यहाँ से आपको ये तय करना कि उसकी मृत्यु का एक कारण कौन सा रहा होगा। When you cannot decide a single reason of his death, you cannot decide the collapse of Indus Valley civilization. अगर आप वहां पर उस व्यक्ति की मृत्यु का एक कारण निर्धारित नहीं कर सकते, तो आप सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का भी एक कारण निर्धारित नहीं कर सकते। All the reasons combined are the reason of his death. सारे कारण समाहित रूप से उसकी मौत का कारण थे, और सारे कारण समाहित रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण थे। तो आपको ये स्वीकार करना है कि इन सभी कारणों की वजह से ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया और एक और नई सभ्यता विकसित हुई, जिसे आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सफर हमारा समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, आपको ये लगभग निःशुल्क मिलता है। नेट डाटा से ही आप जानकारियां प्राप्त कर पा रहे हैं। आप लगातार देखिए वीडियोस को, क्रम संख्या से डाला है सारी वीडियोस को, तो उससे क्या है कि आपको ये भी टफ नहीं होगा कि किस तरह से आपको नेक्स्ट पढ़ना है। लगातार जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छा कीजिए, बहुत अच्छा कीजिए समाज के लिए और सफलताएं प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी प्रेरित कीजिए। हो सकता है कि हमारा ये प्रयास बहुत सारे लोगों के लिए बहुत उजाले लेकर आए।